in our previous lecture, as we were discussing about the concepts of money and credit, so let's continue with that. As we have discussed about barter system of exchange, what is money, and disadvantages or drawbacks of barter system of exchange. Okay. Now we will be moving towards, and we have also discussed about the types of deposits, demand deposit and term deposit. Okay. Now we will discuss about the next thing, that is credit. Okay. So as I have already told you that in this chapter we will be discussing about these two terms or these two concepts. One is the money and the other one is credit. Okay. So we have discussed about money. Now we have to discuss about the credit. Okay. What actually credit is? Credit है क्या actually? उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक है. तो बेसिकली क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है या एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज या दो पर्सन के बीच में. ठीक है. जिसमें कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उधार दे रहा होगा, पैसा दे रहा है. ठीक है, या उधार दे रहा है कुछ कंडीशंस के साथ. ठीक है. तो उस अरेंजमेंट को ही हम क्रेडिट कहते हैं, या उस एग्रीमेंट जो उन दोनों के बीच में सहमति हुई है उन कंडीशंस के ऊपर, उस अरेंजमेंट या ऐसे एग्रीमेंट को ही हम क्रेडिट कहते हैं. तो बेसिकली क्रेडिट इज डिफाइंड एज द एग्रीमेंट और द अरेंजमेंट. ओके. कुछ भी कह सकते हैं, या तो एग्रीमेंट कह सकते हैं या फिर अरेंजमेंट कह सकते हैं. ओके. सो इट इज बेसिकली an arrangement or an agreement between two persons in which one person gives money to the other with the promise to get it back after a certain time period along with interest. Okay. तो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि एक पर्सन किसी दूसरे को पैसा दे रहा होगा, दैट मीन्स उधार दे रहा होगा. ठीक है. तो दैट इज द लेंडर. उस पर्सन को हम लेंडर कहेंगे. ठीक है. तो लेंडर गिव्स द मनी टू द बोरोवर. ठीक है. कुछ कंडीशंस के साथ जिन पे दोनों एग्री होंगे. ठीक है. सो उस अरेंजमेंट को हमने क्या कहा? क्रेडिट कहा, या एग्रीमेंट को हमने क्रेडिट कहा. ठीक है. तो बेसिकली क्रेडिट क्या हो गया? इट इज एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, ठीक है, इन विच वन पर्सन gives money, in which one person gives money to the other. ठीक है. जिसमें कि एक पर्सन किसी दूसरे को पैसा देगा. ठीक है. लेकिन with the promise to get it back. ठीक है. to get it back, लेकिन तब after a certain time period. To get it back after a certain time period. सिर्फ अपना पैसा नहीं लेता, क्योंकि उसका पैसा किसी दूसरे पर्सन ने कुछ टाइम पीरियड तक यूज किया है, तो उसके ऊपर वो चार्ज लगाएगा. उस चार्ज को हम इंटरेस्ट नाम देंगे. सो टू गेट इट बैक आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड अलोंग विद, वो सिर्फ अपना पैसा नहीं देगा, साथ में कुछ और चार्ज भी लेगा. सो अलोंग विद इंटरेस्ट. ठीक है. तो साथ में वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा. ओके. तो एक ऐसा एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे को उधार देगा, पैसा देगा, इस प्रॉमिस के साथ कि मैं वापस ले लूँगा. ठीक है. एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एंड अलोंग विद इंटरेस्ट, जो वो चार्ज करेगा उसमें, क्योंकि उसका पैसा यूज किया है ना बोरोवर ने, तो जो उससे चार्ज करेगा. ठीक है. उसके बदले उसको हम उसको इंटरेस्ट नाम देते हैं, ब्याज. ठीक है. तो इस अरेंजमेंट या ऐसे एग्रीमेंट को हमने क्या कहा? दैट इज क्रेडिट. क्लियर. तो ऐसा अरेंजमेंट या एग्रीमेंट क्रेडिट है. ओके. so that is basically the definition or the meaning of credit. कि क्रेडिट क्या है? तो बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. ठीक है. दो पार्टीज के बीच में, दो पर्सन के बीच में, जिनमें एक उधार दे रहा है और दूसरा उधार ले रहा है कुछ कंडीशंस के ऊपर. ओके. अब बात कंडीशंस की आई है, तो दैट मीन्स सम और सर्टेन कंडीशंस आर ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन सच एग्रीमेंट और अरेंजमेंट. ये एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है. कुछ कंडीशन जरूर आई. हमने कहा कि एक ने उधार दिया, दूसरे ने उधार लिया, तो कुछ कंडीशंस के ऊपर दिया ना, या कुछ कंडीशंस के ऊपर उधार दिया गया लेंडर के द्वारा. तो वो कंडीशंस क्या है बेसिकली? ठीक है. सो उन कंडीशंस को बेसिकली हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट का नाम देते हैं. सो दीज आर नोन एज द टर्म ऑफ क्रेडिट. उनको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट का नाम देते हैं. ठीक है. सो दीज आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट. Now, what is the term or what are terms of credit? These
these are the terms and conditions, these are terms and conditions of the credit, or you can say these are such terms and conditions on which one is ready to give money to the other. ये वो कंडीशन है जिनके ऊपर एक रेडी हो गया है किसी दूसरे को पैसे देने के लिए, ठीक है, या दूसरा एक्सेप्ट करता है उन कंडीशन को पैसा लेते वक्त कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ आपकी जो कंडीशन है उनको मैं मान रहा हूँ, ठीक है, उनको हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट नाम दिया है। ओके, तो व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अगर ऐसे पूछा जाता है व्हाट आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन, so these are the terms and conditions on which the loan is given, okay, और credit is granted, ठीक है, उन terms and conditions को हम terms of credit कहते हैं। okay? अब ये होती क्या है बेसिकली, कौन सी कंडीशन है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है जिनके ऊपर ये उधार लिया या फिर दिया गया है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को हम एक्सप्लेन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट विल बी द इंटरेस्ट रेट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट एट विच द लोन इज गिवन और टेकन, ठीक है, एक ने दिया दूसरे ने लिया तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, वो स्पेसिफाई करेगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों एग्री करेंगे तभी वो लोन लिया या फिर दिया जाएगा। एक कह रहा है कि मैं इतना परसेंट 5% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तुम्हें पैसा तो दे दूंगा, लेकिन दूसरा एग्री नहीं करता है, रेडी नहीं है, ठीक है, तो वो लोन नहीं लेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज द टाइम पीरियड, okay, the time period for which the loan is being given, ठीक है, और the time period after which the amount is taken back by the lender, ये वो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसके बाद लेंडर अपना पैसा वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया जाता है कि कितने साल के लिए उधार दिया गया है, ठीक है, वो लोन कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है, 1 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है, ठीक है। तो द नेक्स्ट कंडीशन टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए लोन लिया या फिर दिया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट मीन्स वापस करना, ठीक है, तो कैसे वापस किया जाएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन इज वापस कैसे किया जाएगा, ये भी स्पेसिफाई किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट में। दैट मीन्स बोरोवर ये पहले ही बता देगा लेंडर को कि मैं जो पैसा है या जो उधार लिया है उधार वापस से चुकाऊंगा कैसे, दो ऑप्शन है, या तो इकट्ठा या फिर इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो ये पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है या बता दिया जाता है बोरोवर के द्वारा कि ये जो लोन है या बोरोइंग है, आई रीपे आइदर लमसम after 2 years or 1 year or in installments in 5 years or 3 years or 2 years, ठीक है। तो ये पहले स्पेसिफाई किया जाएगा कि मैं ये पैसा वापस जो है इंस्टॉलमेंट में किश्तों में करूंगा, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ठीक है, या फिर 3 साल बाद इकट्ठा वापस कर दूंगा। सपोज किसी ने 1 लाख रुपए उधार लिया है और वो कहते हैं 1 साल बाद में आपका इंटरेस्ट के साथ ये पैसा वापस कर दूंगा, इकट्ठा वापस कर दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट में कि 2 साल में पे कर दूँ, 2 साल में वापस करूंगा 1 लाख रुपये, 50,000 एक साल और अगले 50,000 दूसरे साल, या फिर मंथली भी हो सकता है, ठीक है। सो ये मोड ऑफ रीपेमेंट दैट मीन्स पहले ही बता दिया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा कि हाउ द अमाउंट विल बी रीपेड बाय द बोरोवर, आइदर लंप सम, ठीक है, लंप सम करेंगे इकट्ठा या फिर इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाएगा, इकट्ठा वापस किया जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाएगा। इट इज ऑल्सो स्टिपुलेटेड और स्पेसिफाइड बाय द बोरोवर, बोरोवर ये भी स्पेसिफाई करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोलेटरल। ओके, नाउ व्हाट कोलेटरल इज, एक्चुअली कोलेटरल इज used as a guarantee or a security against the loan. So basically it is an asset. It is an asset which is given by the borrower to the lender. क्योंकि कोई भी asset है, ठीक है, जो कि borrower lender को देगा, ठीक है, तो कोई संपत्ति है, ठीक है, कोई भी asset जिसकी कोई मार्केट वैल्यू जरूर होती है। Keep remember, ये वो asset होना चाहिए जिसकी एक मार्केट वैल्यू हो, ये वो asset होना चाहिए जो borrower की ओनरशिप में हो, ठीक है, और यू कैन से ऐसा कोई एसेट नहीं होना चाहिए जो रेंटेड हो, डिस्प्यूटेड हो, ठीक है,
या जिसको बेच दिया गया, ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ठीक है। तो वो एसेट जिसकी ऑनरशिप बोरोवर के पास है, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है, ठीक है, तो वो एसेट बोरोवर लेंडर को एज ए गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उस एसेट को कोलेटरल, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रोवाइड कर दिए गए, ठीक है, रख दिए गए बैंक में और लोन ले लिया गया, तो वो पेपर्स रख दिए गए, दैट मीन प्रॉपर्टी ही रखी गई इस तरीके से, फिर प्रॉपर्टी तो उठा के नहीं ले जाएंगे, तो उसके पेपर्स जो टाइटल है उसका वो रखा गया, ठीक है, ऑनरशिप के जो पेपर्स है उनको टाइटल कहते हैं, ऑनरशिप टाइटल, ओके, तो वो टाइटल रखा गया है, ओके। तो उसकी एक मार्केट वैल्यू है ऑब्वियसली, और वो बोरोवर की ऑनरशिप में भी, ओके। सो व्हाट इज कोलेटरल? सो कोलेटरल इज एन एसेट और एनी एसेट which is given as a guarantee or security against the loan by the borrower to the lender। ये वो एसेट है या कोई भी एसेट है जो लोन के अगेंस्ट एक गारंटी के रूप में दिया गया है बोरोवर के द्वारा, किसको? लेंडर को दिया गया है। उस एसेट का हम कोलेटरल कहते हैं, उस एसेट को हम कोलेटरल मान लेते हैं, कोलेटरल कहते हैं, जो चीज गिरवी रखी थी, ओके। तो गिरवी मॉर्गेज होता है, ठीक है, दैट इज मॉर्गेज, ठीक है, जिसे हम गिरवी कहते हैं, ठीक है। तो कोई एसेट अगर गिरवी रखा गया है तो दैट इज मॉर्गेज एसेट, उस एसेट को मॉर्गेज एसेट बोलते हैं, ठीक है। और वो एसेट क्या एक गारंटी के रूप में काम कर रहा है, तो दैट विल बी द कोलेटरल। उस एसेट को लोन के लिए गारंटी के रूप में काम किया गया, ठीक है, यूज किया गया। कोई एसेट गिरवी रखा है दैट इज द मॉर्गेज एसेट, ठीक है। और लेंडर और बोरोवर के लिए, लेंडर के लिए वो क्या है? कोलेटरल है, ठीक है, लेंडर के लिए कोलेटरल है, बिकॉज इट सर्व्स एज ए गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द लेंडर अगेंस्ट दैट लोन अमाउंट जो दिया गया है, उसके लिए वो सर्व करता है एक गारंटी या सिक्योरिटी के रूप में कि कल को बोरोवर वापस नहीं करता है पैसा, तो उस एसेट को बेच के रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ टर्म्स या कंडीशंस हैं जिनके ऊपर लोन लिया या फिर दिया गया है, ठीक है। These were the terms of credit. Next one, the sources we will discuss, or let's discuss about the sources of credit. Okay, next term is sources. Now, what are the sources? What are the different sources available in the market from which we can take loan or we can borrow money? वो कौन से sources हैं market में available, ठीक है, जिनसे हम लोन या फिर मनी borrow कर सकते हैं, ठीक है। So there are two sources. One is institutional sources, and the other one is non-institutional sources. Okay, so two sources are there. Okay, we can borrow either from institutional sources or from non-institutional sources. हम दो sources से borrow कर सकते हैं, या तो institutional sources से या फिर non-institutional. Now ये institutional source क्या है और non-institutional source क्या है? Basically the banks and NBFC, ठीक है, जो जितने भी banks हैं and NBFC हैं, banks and NBFC, non-banking financial corporation, such institutions which are not exactly banks but they are performing the financial functions or activities, जो लोन लेने या देने का काम करते हैं, लेकिन बैंक नहीं है। बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते लोगों की। बैंक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ लोन देने या उधार देने का काम करते हैं लेकिन लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है, जो बैंक तो नहीं है लेकिन कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि बैंक तो बहुत सारी तरह के काम करता है, हमारा एजेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है, बहुत सारे और तरह के हमारे लोन लेने एंड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम एजेंट का काम करता है, ठीक है, हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो प्रेशियस चीज़ें होती हैं उनको हम लॉकर में रख सकते हैं, ठीक है। बट एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग, जो इस तरह के काम नहीं करती, सिर्फ लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे मुथूट फिनकॉर्प या मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड के बदले लोन देता है, वो एक एनबीएफसी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन मार्केट में काम करती हैं। तो हम बैंक या फिर एनबीएफ, बैंक आइदर प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, ठीक है, उनसे हम लोन ले रहे हैं, एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं। या बैंक के पार्ट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ जाती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उनसे भी हम लोन ले रहे हैं तो वो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आती हैं।
दूसरी तरफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो जो इंडिविजुअल से लोन लिया जाता है, फॉर एग्जांपल हम अपने रिलेटिव से लोन लेते हैं, फ्रेंड से उधार ले लिया, या मनी लेंडर्स से, ठीक है, लोकल मनी लेंडर्स से उधार लिया है, ठीक है, तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। जब इंडिविजुअल पर्सन से उधार लिया गया है, लोन लिया गया है, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इन्हीं को हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द फॉर्मल सोर्सेज। इन्हीं को हम फॉर्मल सोर्सेज भी कहते हैं। वो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड, महाजन है, ठीक है, तो जिनसे हम लोन लेते हैं बेसिकली, ये हमारे क्या ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ओके, वो हमारे क्या हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। और यही इनफॉर्मल सोर्सेज भी, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को हम इनफॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब क्या डिफरेंस है फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल को देख लिया, इंस्टीट्यूशन है, ये नॉन इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल से हमने लोन लिया है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं वो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो कि रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है, जैसे सारे बैंक एंड एनबीएफसी, लाइक आरबीआई रेगुलेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। दूसरी तरफ मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, इनको कोई भी रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करता है, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। दैट मीन्स ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है, वेल मैनेज्ड होते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं, ना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ना कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड या सुपरवाइज नहीं होते हैं, कोई अथॉरिटी इनको चेक नहीं करती है। तो ये दो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं। क्लियर? अब आगे इनका हम जो डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंग्विश हैं, इनको करते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं।